बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि जोसेफ कॉनरेड की जानिब से लिखा गया नावल है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी शॉर्ट्स थी जोसेफ कॉनरेड के हवाले से, क्योंकि उसका वर्क ये ऑटोबायोग्राफिकल है, इसलिए हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना, उसकी लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हमें उसके वर्क को समझने में मदद मिल सके। उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे कि नावल की समरी क्या है, और फिर इसका टाइटल किस तरह सिग्निफिकेंट है, इसमें क्या सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, क्या थीम्स यूज़ किए गए हैं, और किस तरह से एम्पीरियलिज्म के और ऑटोबायोग्राफिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जोसेफ कॉनरेड ने इस नावल के अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें जोसेफ कॉनरेड के हवाले से, तो वो 1857 में पोलैंड में पैदा हुए थे। उस वक्त ये ऑक्युपाइड था और मतलब अपनी स्ट्रगल के लिए ये लोग फ्रीडम के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे और सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ रहा था इन्हें। इसके जो वालिद हैं उनको भी जो रशियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से उनकी जानिब से ले जाया गया जेल के अंदर, वो वहीं रहे। और इनकी माँ और इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई उनके आज़ादी के लिए, लेकिन उनको कोई हासिल हुआ जो है वो नताइज ना मिल सके। इसके बाद जब इनके बाप बहुत और बहुत कमज़ोर हो गए तो उनको छोड़ दिया गया, और जब ये 11 साल के थे तो उनके वालिद की फिर वफ़ात भी हो गई। उसके बाद इन्होंने सेल्समैन का पेशा अपनाया और ज़्यादातर ये जो है वो रिवर्स पे सेल करते थे और मुख्तलिफ जगहों पे ये गए। और इसके अलावा इन्होंने कांगो का एक्सपीरियंस भी किया, और वही जो एक्सपीरियंस है कांगो का, उसके बाद जो है उन्होंने ये अपना नावल लिखा हार्ट ऑफ डार्कनेस, यानी कि वो अपनी उस विज़िट से इंस्पायर होने के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तो ये बहुत ही बीमार रहते थे ज़्यादातर। इसके अलावा ये कहते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर उन्होंने शादी कर ली। जैसे जॉर्ज नाम की औरत से 1896 के अंदर दो इनके बेटे हुए, बोरिस 1898 के अंदर एंड जॉन 1906 के अंदर। ये बहुत ज़्यादा जाहिर है जब ये फेमस हो रहे थे, और फिर मास्टरपीस हार्ट ऑफ डार्कनेस जैसे जब इन्होंने दिए तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिहाज से इनको सपोर्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी कहते थे कि इतनी जगह है लगाने के लिए पैसा, अपनी सेहत पे लगाना, बच्चों पे लगाना, फैमिली लगाना, तो कहते हैं फिर भी मुझे कम पड़ते हैं पैसे। कहते हैं आई एम स्पेंडिंग मोर देन आई आउट टू, मतलब मुझे बहुत खर्च करना पड़ता है। और फिर आखिरकार 1924 में उनकी डेथ हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में सफरिंग्स देखी थी। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, एक तो सेल्समैन थे वो, उन्होंने डिफरेंट जगहों पर जो है वो एक्सपीरियंसेस किए। इसके अलावा उनकी अपनी जो लाइफ है वो सफरिंग से भरी हुई मिलती है हमें, चाहे वो उनका बचपन हो जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वो ऑक्यूपेशन का दौर देखा, उनकी जवानी हो जिसमें उन्होंने अपने कुछ कमाने के लिए स्ट्रगल की, फिर उनकी जो है उसके बाद की एज है जिसके अंदर उन्होंने अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखे। तो उस हवाले से अब हम देखते हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर क्या उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर से चीज़ें बयान की हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस की अगर समरी की हम बात करें तो उसके अंदर हमें दो मेन चीज़ें नज़र आती हैं, दो मेन लोग नज़र आते हैं। एक तो है मार्लो जो कि हमारा नरेटर है, जो कि इंग्लिश मैन है, और दूसरा है मिस्टर कर्ट्स जो कि एक जर्मन मैन है। और इन दोनों की ही बाकी माइनर कैरेक्टर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं जिसको हम समरी के दौरान डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, लेकिन मेन हमारे पास यही दो कैरेक्टर्स हैं। अब दो नरेटर्स हमें इस स्टोरी के अंदर नज़र आते हैं। हमने थोड़ी माइनर चीज़ों को भी डिस्कस करना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs के हवाले से भी हम इसको लेके चलें। और फिर ये बहुत ही सिंबॉलिक नावल है, हाईली सिंबॉलिक नावल है, इससे ज़्यादा सिंबॉलिक नावल मैंने आज तक नहीं पढ़ा। इसकी एक एक चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ सिम्बोलाइज़ कर रही है, तो इसलिए हम इसकी छोटी से छोटी चीज़ को भी छोड़ नहीं सकते, हमने इसकी हर एक डिस्क्रिप्शन को गौर से देखना है। तो इसके अंदर दो नरेटर्स हैं। एक तो नरेटर अननाउन है जो कि हमें बताता है कि एक बोट है जिसके ऊपर 5 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक मार्लो है, और मार्लो उनको अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि जो उसने कांगो का एक सेल्स की थी और उसमें उसने जो है वो दौरा किया था, और उस हवाले से वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है। तो ये कोई अननोन नरेटर है, प्रॉबेबली जोसेफ कॉनरेड ही हो। और उसके बाद अब जो स्टोरी नरेट करने लगा है जाहिर है वो मार्लो है, क्योंकि वो अपनी स्टोरी बताने लगा है। अब मार्लो बताता है अपने पर्सपेक्टिव से अपनी स्टोरी उसके विजिट टू कांगो की। अब स्टार से हम देखते हैं कि उसके लिए ये मुश्किल होता है मार्लो के लिए वहाँ पे जाना, क्योंकि उसको कोई रिश्तेदार नहीं होता वहाँ पे, और वो सेल्समैनशिप का पेशा भी अपनाना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि अपनी एक आंट को अप्रोच करते हैं। वो उसकी आंट कहती हैं कि एक औरत है जिसका हस्बैंड एक कंपनी में काम करता है, तो वो मुझे लगता है तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो उसको भेज देती है उस कंपनी के अंदर, वो जाता है और अब
एक एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। वो देखता है कि जो 2 ख़वातीन वहाँ पे बैठी हुई थी और वो उसको बड़े गौर के साथ देखती हैं और उनको निटिंग वूमेन के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि वो वाइट जो रुई होती है, कॉटन होती है, उसके साथ निटिंग कर रही होती हैं। उसके अलावा वहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी अवेज़ा होती हैं, कुछ मैप्स अवेज़ा होते हैं। जो जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया हुआ था उस वक़्त जो है वो जर्मन ने उनको भी जो है वो स्पेसिफाई किया गया था मुख्तलिफ़ किस्म के डार्ट्स से, और जो अभी रहता था उसको भी जो है वो उन्होंने डार्ट्स के साथ जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ था। इसके अलावा जब उसको बुलाया जाता है तो उसका इंटरव्यू सिर्फ कुछ सेकंड्स पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास भेजा जाता है जो उसके सारा फिज़िकल चेकअप करता है और उसको कहता है कि तुम वहाँ जाके चेंज हो जाओगे, या क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कांगो जाते ही नहीं हैं, और अगर वो जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके मर जाते हैं, और अगर वो मरते नहीं हैं वापस ज़िंदा आ जाते हैं तो उनकी दिमागी हालत ऐसी नहीं रहती कि वो वापस आके किसी काबिल रह सकें। तो वो उसको पूछते हैं क्या तुम्हारे ख़ानदान के अंदर कोई किसी किस्म के पागलपन का कोई तो नहीं? वो कहते कैसे सवाल कर रहे हैं आप? कहते हैं असल में मैं पूछना चाह रहा था कि अभी तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, जब आप वापस आएंगे तो नॉर्मल नहीं होंगे, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि वाकई अभी आप नॉर्मल हैं या नहीं हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस वो उससे करता है। उसके बाद मार्लो वापस जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है, स्पेशली अपनी आंट से मिलता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपने दौरे के लिए, अपने सफ़र के लिए, अपने विज़िट के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि जो है वो कुछ ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे, यानी कि गाड़ी में जिसमें वो बैठा हुआ है उसमें ज़्यादातर लोग नहीं है ट्रेन के अंदर, और एक अजीब सा माहौल है, सब एक दूसरे से कटे कटे हैं। और वो बाहर जब देखने लगता है तो सीनरी भी इतनी कोई अच्छी उसे नज़र नहीं आती। वो जो नेचर के बारे में जैसे वर्ड्सवर्थ बात करता है, बाकी नेचर को प्रेस करने वाले बात करते हैं, उस तरह की कोई उसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। बड़ी उसने एक ऑफुल सी पिक्चर दिखाई हुई है नेचर की भी। और फिर वो कहता है कि जैसे ही वो उतरता है तो आगे उसको जो सफ़र है वो पैदल करना होता है। तो वो पैदल काफ़ी सफ़र करके तकरीबन वो कहता है 30 दिन के पैदल सफ़र के बाद उसको नज़र आता है कांगो रिवर, और उसके बाद फिर वो चल रहा होता है। तो वो कहता है कि अजीब रॉकी क्लिफ टाइप चीज़ें थी। वो देखता है कि जो घास है उसके ऊपर बगैर किसी वजह के ऐसे ये जो बम्स वगैरह हैं वो पड़ी हुई हैं, और जो है वो ऐसे मतलब ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है जहाँ बड़ा काम हो रहा है। वो जो रेलवे बनाने के लिए बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लोहा होता है और बाकी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, घास के ऊपर हैं, ज़मीन के ऊपर हैं, यानी कि और फायर ऐसे ही बगैर किसी वजह के कोई वहाँ पे मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पे फायर जो है वो बरसाने की आवाज़ें आ रही हैं। और ये सारी सीनरी उसने ये सारी डिस्क्रिप्शन हमें इस हवाले से दी। और फिर वो जो कंपनी के स्टेशन तक पहुँचता है, ज़ाहिर है कंपनी की जानिब से उसको कांगो के भेजा गया है। तो वो जब कंपनी के स्टेशन पर पहुँचता है तो वो समझता है कि जैसे वो किसी जहन्नम की वादी में आ गया, क्योंकि अजीब चीज़ है। अब ये अंग्रेज़ हैं सारे, और वो जो हम वहाँ पे आए हैं वो ब्लैक्स हैं, यानी कि ये वाइट पीपल हैं। और कांगो में ज़ाहिर है हम जानते हैं ब्लैक पीपल रहते हैं, अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। तो वो जब वहाँ पे जाते कहते हैं कि देखता है कि 6 जो ब्लैक पीपल हैं उनको ऐसे गले में भी और पाँव में भी बेड़ियाँ डाली गई हैं, गले उनके में ऐसे राउंड की चेनें बांधी गई हैं, और फिर को इकट्ठे बांध दिया गया और फिर वो चल रहे हैं। और उसका बताया जाता है कि ये जो हैं ये क्रिमिनल्स हैं और ला ने ये सज़ा दिया, हालांकि ये बिल्कुल एक जानवरों से भी बदतर सलूक उनके साथ किया जा रहा था। और वहाँ पे वो देखते कि सारे अजीब माहौल में इतनी वहाँ पे गर्मी है कि वहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल है। और इस सारे माहौल में वहाँ जो कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो अपने बिल्कुल वाइट कपड़े उसने पहने हुए, ऐसे कोई उसके कपड़ों पर सिलवट नहीं है, और वो अपना अच्छा खाना भी रखता है और तमाम चीज़। तो वो बहुत हैरान होता है मार्लो। अब मार्लो को यहाँ बताता है जो उस कंपनी का अकाउंटेंट है वो मिस्टर कर्ट्स के बारे में। वो कहते हैं कि मिस्टर कर्ट्स एक रिमार्केबल मैन है और वो इतनी आइवरी बेचता है, यानी कि इतने वो हाथी के वो जो दांत हैं वो बेचता है आगे वाले स्टेशन से, जितना तमाम जो लोग हैं वो भी मिलके नहीं बेच सकते। फिर वो वहाँ पे कुछ अर्सा रहता है और फिर अपना जो है वो सफ़र जारी रखता है। तकरीबन उसके साथ 60 मज़ीद लोग होते हैं। अब उसने ये उस आउटर स्टेशन पे था, आउटर स्टेशन से अब वो जो है वो जाने लगा है मज़ीद इनर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन की तरफ, सॉरी। तो अब सेंट्रल स्टेशन की तरफ उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। वहाँ जाते हुए जो उसके साथ एक और वाइट मैन होता है
है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से, चलने की वजह से, भूख की कमी की वजह से वो गिरने लगता है, बाकी सारे उसको हेल्प आउट नहीं करते। ये सारी डिस्क्रिप्शन उसने दी है और फिर वो सेंट्रल स्टेशन तक पहुंच जाता है। सेंट्रल स्टेशन तक जब वो पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि वो शिप जिसको उसने चला के पहुंचना था इनर स्टेशन तक वो ख़राब पड़ी हुई है। अब मैनेजर उसको बताता है कि ये तुमने खुद ही ठीक करनी है। उसको अब मार्लो ठीक करने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। उसको कुछ ईंटें वगैरह चाहिए होती हैं, लेकिन वो ईंटें भी उसको नहीं मिलती। वहाँ पे एक ब्रिक मेकर होता है, उसको वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं ब्रिक मेकर हूँ। तो वो कहते हैं यहाँ कोई ईंटें बनाने का सामान मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। कहता है कि वो जब सामान आएगा तो तब मैं बनाऊंगा। तो यानी कि ये तमाम चीज़ें यूज़लेस वो बता रहा है। वो बता रहा है कि लोग वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे यूज़लेस तरीके से, वहाँ पे घास के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई थी इंप्रेशन देने के लिए भी, यहाँ बड़ा रेलवे वगैरह का और बड़ा काम हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल यूज़लेस था। और इसके अलावा वो जो लोगों को चेन्स के साथ बांध दिया गया था, बिल्कुल यूज़लेस, आउट ऑफ जो है वो ह्यूमन एटीट्यूड था। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ पेशे दे के, मुख्तलिफ जो है काम दे के लोगों को भेज तो दिया गया, लेकिन उनका असल में काम कोई है नहीं है, बिल्कुल यूज़लेस तरीके से वो यहाँ पे मौजूद है। अब जो है मुख्तलिफ काफ़ी दिन वो यहाँ पे रहता है, वो एक्सपीरियंस करता है, वो देखता है कि मैनेजर जो है वो भी मिस्टर कर्ज के बारे में बात करता है और वो मिस्टर कर्ज से बहुत जेलस है। और उनसे ये पता चलता है उनकी बातों से, वो मैनेजर चाहता है कि मिस्टर कर्ज मार जाए और मैनेजर उसकी जगह ले ले, और ब्रिक मेकर चाहता है कि कर्ज मार जाए और मैनेजर कर्ज की जगह ले और मैं मैनेजर की जगह ले लूँ। तो सब ऐसे नज़र आता है, मान लो ये डिस्क्रिप्शन देता है, कहते हैं ऐसे नज़र आता है जैसे सब किसी न किसी चीज़ के वेट में है। और आखिरकार उसकी शिप जो है वो ठीक हो जाती है और वो अपनी सेलिंग स्टार्ट करता है। अब उसके साथ मैनेजर भी है, बाकी लोग भी हैं, वो ब्लैक पीपल भी हैं, और तमाम शिप के जो है ऊपर सफ़र की तैयारी करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। अब इस दौरान जो है वो जब नज़दीक पहुंचते हैं इस स्टेशन के, यानी कि मिस्टर कर्ज के पास पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो उनके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो जो स्ट्रूमैन होता है, वो जो आगे शिप को चला रहा होता है, वो ज़ख्मी हो जाता है, फिर वो मर भी जाता है। बहरहाल आखिरकार मार्लो शिप को खुद चलाते हुए इनर स्टेशन तक ले जाता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर कर्ज बहुत ज़्यादा बीमार है। मिस्टर कर्ज को जो है वो फिर कपड़े के ऊपर लेटा कर जो है वो उसके अंदर डाला जाता है, शिप के अंदर। और वहाँ पे जो लोग हैं अब वो रो रहे हैं और जाने ही नहीं दे रहे मिस्टर कर्ज को, लेकिन मिस्टर कर्ज उनसे फिर मुखातिब होता है, कहता है कि मुझे जाने दे, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो वो फिर उसको जाने देते हैं। वहाँ पर एक खातून भी होती है, वो भी मिस्टर कर्ज को देखती रहती है। बाकी सब तो शोर करते हैं कि नहीं ले जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बस वो खामोशी के साथ, उसने इतना सोना वगैरह भी पहना होता है, उसको देखती रहती है। और आखिरकार शिप जो है मिस्टर कर्ज को लेके वापसी की तरफ मुड़ जाती है। अब रात हो जाती है, शिप सेलिंग पे मसरूफ़ है। और इतनी देर में क्या होता है कि उसको पता चलता है मार्लो को कि मिस्टर कर्ज वहाँ पे नहीं है। वो किसी को बताए बगैर खुद जंगल में जाता है, देखता है, क्योंकि उसे पता था मिस्टर कर्ज बीमार है, ज़्यादा देर नहीं दूर नहीं गया होगा। मिस्टर कर्ज के पीछे जाता है, उसको मिस्टर कर्ज मिल जाता है और वो मिस्टर कर्ज से कहता है कि आप वापस आ जाइए, ये अच्छा तरीका नहीं। वो उसको कहते हैं मार्लो को, मिस्टर कर्ज, कि तुम चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो वो कहता है क्योंकि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, ये नहीं चाहते मैं चला जाऊँ और मैं भी नहीं चाहता कि मैं चला जाऊँ। लेकिन फिर वो मिस्टर कर्ज को वापस ले आता है और फिर रास्ते में ही क्या होता है कि मिस्टर कर्ज के पास मार्लो बैठा होता है और मिस्टर कर्ज मर जाते हैं। मिस्टर कर्ज ने अपनी जो तमाम जो चीज़ें हैं, कुछ पेपर्स थे, कुछ तस्वीरें थी, वो मार्लो के हवाले कर देता है और अपने मार्लो को काफ़ी अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें बताता है, क्योंकि उसको मार्लो एक अच्छा इंसान लग रहा होता है। तो वो मार्लो के साथ काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करता है। और इसके अलावा फिर जब वो देखता है, मिस्टर कर्ज के आखिरी अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, जब वो मरता है तो वो कहता है हॉरर हॉरर, और उसके बाद वो मर जाता है। तो मार्लो जब देखते हैं मिस्टर कर्ज मार चुके हैं, वो बाहर आता है, देखता है सब खाना वगैरह खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, तो वो भी आके आराम से बैठ जाता है, खाना नहीं खाता, वैसे ही वहीं पर बैठा रहता है। इतनी देर में एक और लड़का देख लेता है जो शिप के अंदर मौजूद होता है कि मिस्टर कर्ज मार गया। तो वो आके कहता है मिस्टर कर्ज मार गया है। सारे अंदर भाग जाते हैं, देखते हैं कि मिस्टर कर्ज मार गया। तो वो मार्लो वहीं पे बैठा रहता है। सारे कहते हैं कितना ये बेहिस है, यहाँ बैठ के खाना खा रहा है, मिस्टर कर्ज मार गया। हालांकि अफसोस अंदर से सिर्फ मार्लो को ही होता है, वो सब तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हैं और मार्लो खाना खा नहीं रहा होता, बस वो वहीं पे आके बैठ जाता है। कहते हैं कि अब कोई मकसद तो रहा नहीं कि मिस्टर कर्ज तो मार गया। और फिर उसके बाद जो है मार्लो वापस आ जाता है। मेन मकसद उसका था, कंपनी उससे वजह था मिस्टर कर्ज को वहाँ पे लेके आने के लिए, लेकिन मिस्टर कर्ज जो है वो नहीं उनको ले जाया पे आया और फिर वो वापस चला जाता है अपने मुल्क के अंदर। अब वहाँ पर जब वो जाता है तो मिस्टर कर्ज की फियांसे से मिलता है। मिस्टर कर्ज की एक फियांसी थी जो कि बेल्जियम के अंदर ही थी, वहाँ पे अपने मुल्क के अंदर। मिस्टर कर्ज जब वहाँ से मार्लो की तरह ही वो आता है और वो
तमाम कंपनी के लिए काम करता है। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको एनालिसिस में बताऊंगी कि ये क्या सिस्टम था सारा, आपको इतनी एम्बिग्विटी क्यों महसूस हो रही है इसके अंदर। तो उसकी जो फियांसी थी उसको वो सारी चीज़ें देता है और वो देखते हैं कि 5-6 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने बाद वो उसको मिलने जाता है, अभी तक वो अपने शौक वाले कपड़ों में मौजूद है। वो उससे पूछती है कि मिस्टर कर्ट्ज़ के आखिरी अल्फाज क्या थे, तो वो झूठ बोल देता है, कहता है कि मिस्टर कर्ट्ज़ के आखिरी अल्फाज आपका नाम ही थे। तो वो चाहता है कि उसका वो जो उसके ऊपर अपने महबूब के ऊपर मान है वो बरकरार रहे। और मिस्टर कर्ट्ज़ भी डिफरेंट मौके पे कहता रहा है कि मुझे सिर्फ चंद चीज़ों से मोहब्बत है, माई आइवरी, माई स्टेशन, माई इंटेंडेंट यानी कि मेरी फियांसे, और इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में वो बात करता रहा है। अब ये था हमारी समरी हार्ट ऑफ डार्कनेस की। अब ये सारी डिस्क्रिप्शन है क्या? ये सारी डिस्क्रिप्शन वो एम्पीरियलिज़म है, वो कॉलोनियलिज़म है, वो बर्बरियत है, वो तमाम चीज़ें बयान की गई हैं, इंसानी इस्तेहसाल है जो कि उन कंट्रीज़ ने किया दूसरे ममालिक के ऊपर जो उनको ऑक्यूपाई करती थी। जैसे ब्रिटिश ने किया था बरे सगीर को, क्लेम ये करते हैं कि हम सिविलाइज कर रहे हैं। उसी तरह अफ्रीका के ऊपर जब जर्मनी रशिया की ने कब्ज़ा किया और उनका क्लेम ये था कि ये काले लोग, इनको क्या पता क्या चीज़ों का इल्म है, हम इनको सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हें बताएंगे कि तर्ज ज़िंदगी क्या है, हम इन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे तरक्की करते हैं। और इस तमाम क्लेम के पीछे उनका असल मकसद क्या होता है? उनका असल मकसद होता है कि उस मुल्क का रॉ मटेरियल, उस मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाना, अपने मुल्क में इस्तेमाल करना, अपनी तरक्की को बढ़ाना और इनको मज़ीद नीचे से निचले दर्जे तक रखना। जो वो क्लेम करते थे सिविलाइजेशन का, जो वो कहते थे कि हम इनको तरक्की देंगे, वो तरक्की तो वो उनको कभी भी नहीं देते थे। अगर वो वाकई उनको उस तरह तरक्की करने देते, उस तरह पढ़ाई के मौके फराहम करते, उस तरह वो जो क्लेम करते थे वो करने देते, फिर तो उन्हें पता चल जाता ना कि ये क्या असल में कर रहे हैं। तो उसके ऊपर सारा जोसेफ कॉनराड ने ये लिखा है और खुद उसका एक्सपीरियंस जो कांगो का था उसको इसने इसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। अब अगर हम देख लें स्पेसिफिकली इसको टाइटल के हवाले से, तो टाइटल दो लिहाज से सिग्निफिकेंस है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, एक तो जो डार्कनेस है वो इस हवाले से कि इंसान अपने अंदर की डार्कनेस को एक्सप्लोर करता है, इंसान अपने अंदर को देखना है, अपने कोर, उसका जो इनर हार्ट है उसके अंदर कितनी डार्कनेस बढ़ी हुई है। तो इसकी हमें डिफरेंट लेवल पे जो मार्लो का मैंने आपको बताया कि बड़ी कीनली वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो वो ये देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो वहाँ पे जाता जा रहा है और वो देखता जा रहा है कि लोगों के साथ कितना ह्यूमन रवैया अपनाया गया है, तो शुरू में वो उनके साथ सिंपथी रखता है, लेकिन बाद में वो मिस्टर कर्ट्ज़ के लिए भी सिंपथी रखता है। हालांकि मिस्टर कर्ट्ज़ ही जिम्मेदार था उन तमाम चीज़ों का, और वो कहते हैं कि मिस्टर कर्ट्ज़ आइवरी के लिए इतना पागल था कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता था आइवरी के लिए। आइवरी जो होते हैं वो हाथी के दांत हैं जो बहुत नायाब हैं उसके अंदर, अफ्रीका के अंदर, लेकिन बाकी ममालिक में वो नहीं मिलते। तो वो असल में आइवरी के लिए ही वो तमाम ये सिलसिला कंपनी वहाँ पर भेजी गई थी। कभी जो है वो ऐसे ही रेत पिला दी गई, कभी लोहा रख दिया गया कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, और कभी वहाँ पे फायर चलाए जा रहे हैं कि जी बड़ा यहाँ पे लोग जो है वो गलत किस्म के और लॉ को जो है वो ख़त्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ यूज़लेस तरीका था, सिर्फ मेन पर्पज़ उनका था आइवरी को हासिल करना। तो वो ये सारी चीज़ें मार्लो, शुरू में मार्लो भी ठीक रहता है और वो भी मतलब सिंपथी रखता है लोगों के लिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता चला जाता है उसके अंदर का भी वो एक अंग्रेज़ निकल आता है और वो वाइट पीपल निकल आता है कि नहीं ये वाकई इन्फीरियर किस्म के लोग हैं। और मिस्टर कर्ट्ज़ ने ठीक किया इनके साथ जो किया। तो वो लेकिन फिर जब वो वापस आ जाता है अपने मुल्क, तो फिर मतलब अगर वो वहाँ भी जितनी देर मिस्टर कर्ट्ज़ रहा उतनी देर रहता तो उसने भी मिस्टर कर्ट्ज़ की तरह हो जाना था, बेरहम। लेकिन जो कि वो वापस आ गया था इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा क्रूअल ना हो सका। तो ये इंसान अपने अंदर का वो जो डार्कनेस है, अपने अंदर की जो चीज़ है उसको एक्सप्लोर करता है। दूसरा हार्ट ऑफ डार्कनेस यानी कि कांगो के हवाले से बात करता है कि उसके कोर में जाके मार्लो ने एक्सपीरियंस किया कि क्या उनके हालात वाक़यात हैं और क्या किस तरह की वो सेकंड भी नहीं थर्ड सिटीजनशिप जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने ही मुल्क के अंदर। इसके अलावा अगर हम सिम्बोलिज़म की बात करें इसके अंदर, तो करैक्टर्स को भी सिंबल के तौर पर उसने यूज़ किया है। मिस्टर कर्ट्ज़ को उसने पावर का सिंबल बताया, और वो जो ग्रीड है यूरोपियन कंट्रीज़ की मज़ीद से मज़ीद की, उसको बताया कि वो मिस्टर कर्ट्ज़ कहता था कि मोर पावर करप्ट, जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान को पावर मिलती है तो वो करप्ट हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और मिस्टर कर्ट्ज़ क्या चाहता था? वो पावर कहता था, जब पावर चाहता था वो कहते थे कि वेयर देयर इज़ नो चेक ऑन मैन द वर्क ऑफ हिम में कम आउट, यानी कि जहाँ पे वो कोई चेक ही नहीं है उनके ऊपर। ना मिस्टर कर्ट्ज़ को देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है लोगों के साथ सलूक, ना मैनेजर को, ना अकाउंटेंट को, ना बाकी
नहीं किसी और को, ब्रिक मेकर को, तो फिर भाई यही सलूक होना था ना उन लोगों के साथ। वो कहते हैं कि वो पावर को सिम्बलाइज़ कर रहा है। इसके अलावा जो करैक्टर है मैनेजर का, वो सिम्बलाइज़ कर रहा है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को, यानी कि कोई उनका जो है वो मज़हब नहीं है, कोई उनके अंदर ज़मीर की ताकत नहीं है कि वो किस तरह का इनह्यूमन जो है वो रवैया अपना रहे हैं। द ब्रिक मेकर को उसने मेफिस्टोफेल्स के साथ जोसेफ कॉर्नर ने खुद ही वर्क के अंदर तशबीह दी, और वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल एक शैतान की तरह सा लगता था। मिस्टर कर्स की जो फियांसी है वो लॉयल्टी को जाहिर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आइवरी जो है वो सिम्बलाइज़ कर रही है वाइट मैंस की ग्रीड को, यानी कि वो मज़ीद आइवरी चाहते थे, चाहे लोगों की जो तर्ज ज़िंदगी है वो नीचे से नीचे ही जाता चला जाए। और वो मान लो उसके हवाले से कहते हैं कि दे वर डाइंग स्लोली, दे वर नॉट एनिमीज, दे वर नॉट क्रिमिनल्स, दे वर नथिंग अर्थली नाउ, नथिंग बट ब्लैक शैडोज ऑफ डिजीज़ एंड स्टार्वेशन। तो इन लाइन्स में वो उनकी बताते हैं कि वो कितनी उनकी हालत अबतर थी और कितना वो निचली सत्ता का जो है वो जी रहे थे, और कितना बुरी तरह से उनके साथ जो है वो सलूक किया जा रहा था वाइट पीपल की तरफ से, और कितना उनके जो है वो इसकी वजह से सफ़र करना पड़ रहा था। इसके अलावा इंपीरियलिज्म का जो थीम है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है कि आम लोगों का, नेटिव्स का इस्तेहसाल किया जाता था उन लोगों की जानिब से जो उसको ऑक्युपाई करते थे। क्लेम वो सिविलाइजेशन का करते थे, क्लेम ये करते थे कि हम ये इनको कुछ नहीं पता और हम इन्हें सब कुछ बताना है, लेकिन उसके चक्कर में वो उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे और उन लोगों से ज़िंदगी जीने का हक भी छीन लेते थे। तो ये इस हवाले से कुछ चीज़ें थी हार्ट ऑफ डार्कनेस के हवाले से। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह का नावल है, इसको किस तरह स्टडी करना और फिर किस तरह इसका एनालिसिस करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। और हाँ, फिर उसके बाद स्टोरी की एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, सॉरी वो मिस हो गई। वो ये थी कि मार्लो ने ये स्टोरी तमाम सुनानी शुरू की थी। वो उसकी फियांसी के पास जाता है और फिर आखिर पे शुरू हमने किया था कि वो बोट पे बैठा होता है और आखिर पे फिर उसकी वो डिस्क्रिप्शन बोट पे ही ख़त्म होती है और वो देखता है कि तमाम लोग सो चुके हैं, बस एक ही है जो उसकी स्टोरी को सुन रहा है। और फिर जब वो स्टोरी ख़त्म होती है तो वो देखता है एक बंदा उसकी स्टोरी सुन रहा है और यहाँ पर ये नावल जो है वो एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।